गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे करेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पहला टॉपिक तो हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी का करा दिया था, दूसरा भी रिजर्व एंड सरप्लस करा दिया था। अब इसी में के अंतर्गत आ गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एंड वारंट। शेयर वारंट गिव द होल्डर right to acquire equity share at a specified date and at a specified rate. These are financial instruments which will be converted into equity share at a later rate at a predetermined price. Since these are to be converted into equity share, these are classified as shown as shareholder fund. तो इसे शेयर होल्डर फंड के रूप में हम दिखाते हैं, और ये इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको कन्वर्ट जब हम कर देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसे कहा जाता है। सेकंड जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज ए लाइन आइटम in between shareholder fund and non-current liability. Amount received by the company toward share application and against which the company will certainly allot share is shown against share application money pending allotment. This situation will arise only when the allotment is made after the balance sheet date. अब जैसे बैलेंस शीट डेट की हमारी 31 मार्च है, अगर उसके बाद कोई अलॉटमेंट होती है तो वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये तभी होती है, वरना नॉर्मली ये नहीं होती है। आगे है व्हेन इज एप्लीकेशन मनी ए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एप्लीकेशन मनी कब बन जाती है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनी एंड विच इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट। वैसे तो जो हमने एप्लीकेशन मनी लेते हैं वो हमने अपने बिजनेस में ही रखनी होती है, पर कई बार क्या होता है कि किसी स्थिति में हमें वो रिफंड करनी पड़ती है। रिफंड कब करते हैं? जब हम ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, मतलब जितने शेयर किसी बंदे ने अप्लाई किए थे हम उतने उसको नहीं दे पाते, उससे कम दे पाते हैं, तो जो उसका एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ होता है वो हम क्या कर देते हैं, उसे रिफंड कर देते हैं। तो इसे हम अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत शो करते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। Liabilities are classified or shown as non-current liability and current liability in the balance sheet. बैलेंस शीट में आप देखो, जो मैंने आपको परफॉर्मा इससे पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसमें दो भागों में बांटी गई है लाइबिलिटीज। एक है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरी है करंट लाइबिलिटी। The two terms have been defined in Schedule 3 of the Company Act 2013. The term current liability is defined in Schedule 3 of Company Act. Current liability कौन सी liability होती है? Expected to be selected in company normal operating cycle. दूसरा ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंतर्गत इसकी सेटलमेंट होती है, और जो कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसी में सेटल होती है। और हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडर। देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। मतलब जो रिपोर्टिंग डेट होती है उसके 12 महीने के अंतर्गत अंदर ही हमें इस लाइबिलिटी को पे करना होता है। इफ ए लाइबिलिटी मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशन इट इज क्लासिफाइड शोन एज नॉट शोन एज करंट लाइबिलिटी। तो अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होती तो वो करंट लाइबिलिटी नहीं मानी जाती है। लेट अस डिस्कस द कंडीशन ऑफ ए लाइबिलिटी टू बी ए करंट लाइबिलिटी इन डिटेल। इसमें कुछ कंडीशन बता रखी हैं। A liability is classified or shown as current liability if it is expected to be settled within the company normal operating cycle. जो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है उसी के अंतर्गत जो सेटल हो जाती है उसे करंट लाइबिलिटी कहा जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए कंपनी में बी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और मोर। In case the operating cycle is more than 12 months, say 18 months, all liability of that business are classified or shown as current liability if they are expected to be settled within 18 months. अगर मान लो वैसे तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का होता है, पर अगर किसी कंपनी ने इसको 18 महीने का बना रखा है, 1.5 साल का बना रखा है, तो 1.5 साल के अंतर्गत जो सेटलमेंट होएगी लाइबिलिटी की वो कौन सी कहलाएगी? करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटी। और 18 महीने के बाद की अवधि पर जो लाइबिलिटी सेट होगी वो कौन सी कहलाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता रखा है इसमें।
ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इट इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे जो होता है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी चीज को प्रोसेस के रूप में बनाया, जैसे आपने रॉ मटेरियल से मटेरियल तैयार किया, अब उस मटेरियल को सेल करेंगे, सेल करने के बाद दोबारा से वो पैसे में कितने समय के लिए, कितने समय के बाद कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। वेयर ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ 12 मंथ। जहां पर ऑपरेटिंग साइकिल को क्लासिफाई नहीं करते उसे हम कितना मान लेते हैं? 12 महीने की अवधि का मान लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मीन दैट टाइम टेकन बाय कंपनी टू एक्वायर एन असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, operating cycle for the product will be the time taken to purchase raw material, processing it to make finished product, selling it and converting it into cash and cash equivalent। जैसे इसमें वही अभी मैंने जो आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार किया, उसे बेचा और दोबारा से कन्वर्ट करा कैश के रूप में। इन केस ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर कहीं पर नहीं दे रखा तो हम उसे 12 महीने की अवधि का मान लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन दैट is that in case operating cycle is of a period of more than 12 months, all liability of that business are classified are shown as current liability। ये वही बात है जो अभी बताई थी कि अगर 12 महीने से ज्यादा की अवधि का है तो वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी तब तक मानी जाएगी। अब इसके बारे में कुछ बता रखा है आगे। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ from the date of balance sheet, a liability is classified or shown as current liability if it is due for settle within 12 month of the date of balance sheet। तो वैसे तो 12 महीने की अवधि मानी जाती है, 12 महीने की अवधि में अगर वो लाइबिलिटी पे हो जाती है तो उसे करंट लाइबिलिटी कहा जाता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल की अवधि जो है वो 12 महीने से कम है, लाइबिलिटी ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। तो अब 12 महीने के अगर ऑपरेटिंग अवधि कम है तो 12 महीने के अंतर्गत जो पे हो रही है वो कहलाएगी करंट लाइबिलिटी। और अगर 12 महीने से ज्यादा की अवधि है, जैसे 15 महीने है, तो लाइबिलिटी ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल से क्लियर किया हुआ है, if a business has an operating cycle of 7 months and liability is due to be settled in 10 months, the liability will be classified as shown as current liability। तो करंट ही शो होगी क्योंकि 12 से पहले की पे हो गई है, because the period of 10 month although is more than 7 month but less than 12 month। next है held preliminary for the purpose of being traded। A liability held for the purpose of being traded is a liability which a company hold with an any intention to trade, purchase and sale। For example, a company has issued 1,09% debenture of 10 each, it decided that it will trade in 10,000 debenture, purchase and sell them। Since it is the liability of company, 10,009% debenture of 10 each, 1 lakh will be shown as current liability and 90,009% of 10 9 lakh is non current liability। A liability held for the purpose of trading, जैसे इसमें बताया कि अगर ट्रेडिंग के लिए अगर आपने कोई डिवेंचर परचेज किए हैं 10,000 तो वो तो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, और जो बाकी के 90,000 है, टोटल 1 लाख डिवेंचर करे, 10,000 ट्रेडिंग के लिए किए हैं तो 10,000 वाले जो डिवेंचर है वो कहलाएंगे करंट लाइबिलिटी, और जो 90,000 वाले डिवेंचर है वो क्या कहलाएंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है देयर इज नो अनकंडीशनल right to defer settlement for at least 12 months from the date of balance sheet। If the company has a liability due for settlement within 12 months of the date of balance sheet and it does not have the right to defer postpone the settlement, it is classified or shown as current liability। For example, a company has taken a loan from bank which is due for payment on 1st October 20। In the balance sheet 31st March 20, loan will be classified or shown as current liability because the company cannot postpone the liability। जैसे अगर कोई कंपनी ने लोन ले रखा है तो 12 महीने से कम की अवधि में पे करना है, 1 अक्टूबर 2020 को करना है, तो 31 मार्च को जो हम बनाएंगे बैलेंस शीट उसमें हम उसे करंट लाइबिलिटी ही शो करेंगे, उसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड पीरियड देख लेना। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल हमारा यहाँ पर 10 है,
एक्सपेक्टेड पीरियड 8 है, तो ये क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, एक्सपेक्टेड पीरियड 12 है, तो ये भी क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। इसमें ऑपरेटिंग साइकिल 10 है पर एक्सपेक्टेड आ गया हमारे पास 15, तो एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड जो है वो 12 से ज्यादा आ गया, तो ये क्या आ जाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। इसी तरह से चौथे नंबर पर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 का है पर एक्सपेक्टेड पीरियड 15 है, तो ये करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, चाहे 18 महीने के बाद पे हो रही है। इसी तरह से पांचवें नंबर पर जो है ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल की अवधि कितनी है, 18, पर एक्सपेक्टेड पीरियड 24 हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। तो ये इसमें आंसर में भी इसी तरह से शो किया हुआ है। अगला टॉपिक है जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है ये कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में शो की गई है। ये ऐसी लाइबिलिटी होती हैं जो करंट लाइबिलिटी नहीं होती। इसमें क्या क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसके बारे में थोड़ा बताया गया है क्या क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है, बोरोइंग मीन्स अमाउंट टेकन एज लोन बाय द कंपनी, इट मे बी बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर या लोन आप या पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पैसा जब उधार लेते हो। तो ये जो है 12 महीने की अवधि से ज़्यादा की अवधि के लिए पैसा जो है उधार लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट और अदर लोन आदि इसमें शामिल जाते हैं। आगे है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग में बिकम due for repayment within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. In such a case, part of borrowing that become due for repayment is shown under major heading current liability and subhead other current liability as current maturity of long term debt. For example, term loan taken by the company from a bank, installment falling due for payment within 12 months from the balance sheet date. Assuming operating cycle period to be less than 12 months will be shown as current maturity of long term debt. अब इसमें क्या बताया गया कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम अवधि के लिए और एक्सपेक्टेड पीरियड 12 महीने के लिए, अगर आप इसको पेमेंट कर देते हो तो इसे हम करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत शो करेंगे। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। एवरी ईयर अकाउंटिंग income is compared with taxable income, and if the difference between the two exists, which is temporary in nature, income tax on the different amount is termed as deferred tax. deferred tax क्या होता है कि जो हर साल की अकाउंटिंग इनकम है वो कंपेयर की जाती है टैक्सेबल इनकम से, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसे डेफर्ड टैक्स कहा जाता है। In case accounting income is more than taxable income, it result deferred tax liability. अगर accounting income ज़्यादा होती है taxable से तो इसे deferred tax liability कहा जाता है, और अगर इसके opposite है तो इसे deferred tax assets कहा जाता है। The amount of deferred tax liability or assets is adjusted in the existing balance sheet in deferred tax liability or deferred tax assets as the case may be. तो ये इनको adjust किया जाता है जिस भी केस के अंतर्गत ये शो किए जाते हैं। आगे है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पढ़ेंगे इसमें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग आर क्लासिफाइड आर शोज एज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट में non-current liability, they are classified into trade payable. Trade payable is defined in schedule 3 of the company act 2013. Trade payable are the amount payable for goods purchased and services taken in normal course of business. Trade payable include both sundry creditor and BP. Trade payable में दोनों चीजें आती हैं, ये आ गए creditors और BP आ गए। others, if they are payable after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle. Trade payable if agreed to be settled after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle are classified or shown other long term liability.
अगर तो उनकी जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने के बाद का है तो इसे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के रूप में शो करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है, इफ गुड्स आर परचेज टू बी पेड आफ्टर 24 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और पीरियड जो है ऑपरेटिंग साइकिल का 18 मंथ है, तो इसे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के रूप में शो किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। Provision is the amount set aside to meet future liability, the amount of which cannot be determined with accuracy but are estimated. Liability on the other hand means a liability the amount of which is ascertained. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐसे प्रोविजन होते हैं जो ऐसी लाइबिलिटी के लिए होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसको भाई कितनी लाइबिलिटी हो सकती है। That is the amount payable to meet the liability is determined. Provision like liability can be लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये भी लंबे समय का प्रोविजन भी हो सकता है और छोटे समय का भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आर द प्रोविजन अगेंस्ट विच लाइबिलिटी विल अराइज आफ्टर 12 मंथ, और शॉर्ट टर्म के लिए जो 12 महीने के अंतर्गत अराइज होनी है। आगे है करंट लाइबिलिटी। Current liability as defined in Schedule 3 of the Company Act 2013 has been discussed. इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपको पता ही है कि जिनकी अवधि 12 महीने से कम की होती है वो शॉर्ट टर्म होते हैं। इसमें लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट, अदर लोन आदि हो सकते हैं। ट्रेड पेबल ये वही होते हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, बीपी होते हैं, जिनकी अवधि जो है वो 12 महीने से कम की है, तो वो आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स। आगे है अदर करंट लाइबिलिटी। All current liability that are not short term borrowing or trade payable are classified as other current liability. इसमें current maturity of long term debt, current maturity of long term debt, अमाउंट ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ। अगर कोई अमाउंट ड्यू है और वो 12 महीने की अवधि में पे करना है तो वो इसके अंतर्गत आएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। आगे है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। Interest accrued but not due means interest is provided in the books of account but it has not become due for payment. For example, interest is payable half yearly in June and December. If company close its books on 31st March, it will provide interest for the quarter January to March following the accrual concept of accounting. जैसे कोई accrued हमारा इंटरेस्ट वगैरह रह गया है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। इंटरेस्ट accrued and due on borrowing. Interest accrued and due means interest is provided in the books of account and is due for payment. तो जो पेमेंट के लिए ड्यू है, अभी हमने पे नहीं किया, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग आर शोन एज अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये अदर करंट लाइबिलिटी में शो किए जाते हैं। आगे है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो एडवांस में हमें इनकम रिसीव हो जाती है वो हम अदर करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। आगे है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड कौन सा होता है? जो डिक्लेयर हुआ है पर अभी हमने पे नहीं किया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई थी, वो नहीं पे की। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर, कॉल्स इन एडवांस, और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के अंतर्गत, और ये अदर करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का लास्ट टॉपिक रह गया है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड बट एस्टिमेटेड। प्रोविजन लाइक लायबिलिटी कैन बी लॉन्ग टर्म, नॉन करंट प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म। अब प्रोविजन दो तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले लॉन्ग टर्म के लिए बताया आपको, ये है शॉर्ट टर्म जो हमारी मतलब प्रोविजन हमने 12 महीने के अंतर्गत ही की अवधि में ही पे कर देना है, तो उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन कह सकते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन आदि। तो ये आज मैंने आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में सारा समझा दिया है। आपने ये अच्छे से जो है एक बारी रीड कर लेना, और इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आपको पीछे दे रखे होंगे ना,
वो आपने सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं और ये भी अच्छे से रीड कर लेना है। थैंक यू।